नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास डिप्लोमा थर्ड ईयर सिविल के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं जिनको अभी BTER द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठना है या जिनको अगले वर्ष इस परीक्षा की तैयारी करनी है। तो देखिए, चैप्टर 6 जो है RCC का सब्जेक्ट कोड है CE 303, वो है डिज़ाइन ऑफ फुटिंग। इस पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और जो अभी आए हैं एग्ज़ाम में पिछले 2 और जो आने की संभावना है उस पर चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। मैं ये वीडियो शुरू करूँ उसके पहले यानी इस वीडियो में कुछ पढ़ाना शुरू करूँ उसके पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी है कि तो फुटिंग होती क्या है। अपने स्टील स्ट्रक्चर में देखा कि जो स्टील कॉलम्स होते हैं ना, उसके नीचे फाउंडेशन होती है, बेस होता है। वो 2 तरह के होते थे, वो स्लैब बेस और गस्टेड बेस। बेस का काम क्या था? वही काम जो फाउंडेशन का होता है बिल्डिंग के अंदर। ये मैंने आपको समझाया भी था उस वीडियो के अंदर। एग्जैक्टली यही चीज़ इस RCC के कॉलम के लिए होती है कि RCC कॉलम जो है सीधे तो ज़मीन पे खड़ा होगा नहीं, इसके लिए बाकायदा एक स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, तो वो फुटिंग है। तो फुटिंग जो होती है इसकी डिज़ाइन जो है वो की जाती है। उसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं डिज़ाइन की बेस के ऊपर, जो ऑब्जेक्टिव में आपकी पूछे जाते हैं, उनकी संख्या कंपेरेटिवली कम है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मैं करा रहा हूँ और अपनी ओर से कुछ और बताऊँगा जो आने की संभावना है। पहला IAS, ये लाल पेन से जो अंकित कर रखे हैं क्वेश्चन एग्जाम आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 20 था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पेपर 2016 में। 2016 और 2016 स्पेशल 2 पेपर हुए थे इसके लिए, और अब उसके बाद अब होने जाएगा। तो देखिए, IAS 456/2000 के अनुसार फुटिंग अभिकल्पन में वन वे कर्तन विफलन के लिए क्रांतिक काट की दूरी होती है। एज पर IAS 456/2000 द डिस्टेंस ऑफ द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर फेलियर इज इक्वल टू। एक्चुअली आपको कुछ बातें मुझे बतानी पड़ेंगी पहले कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है डेप्थ ऑफ फुटिंग निकालने के लिए। डेप्थ ऑफ फुटिंग जो होती है वो निकालने के लिए पहले निकालनी पड़ती है इफेक्टिव डेप्थ। उसमें उसमें इफेक्टिव और जोड़ते हैं तो फिर वो इसकी टोटल डेप्थ आ जाएगी। अगर मैं इफेक्टिव डेप्थ में इफेक्टिव कवर जोड़ दूं तो फुटिंग की टोटल डेप्थ आ जाएगी। अब जो फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ होती है D, इसको निकालने का जो क्राइटेरिया है वो 3 क्राइटेरिया होते हैं। एक होता है बेंडिंग, एक होता है वन वे शेयर, और एक होता है 2 वे शेयर। 2 वे शेयर को पंचिंग शेयर भी कहते हैं, PUNCHING, पंचिंग। जैसे पंचिंग मशीन से अपन खड्डे करते हैं ना, पन्ने में छेद हो जाता है, वैसे ये पंचिंग एक्शन होता है, पूरा यूं क्यों कॉलम दबता है नीचे। और वन वे शेयर में जो होता है उसमें पूरा ऐसे होल नहीं जाता है, उसमें किसी लाइन पे दबता है। और बेंडिंग में तो किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं सबसे ज़्यादा, जहाँ वो बेंडिंग में। तो बेंडिंग में फेल ना हो फुटिंग, यानी जितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आ रहा है फुटिंग पर उसको झेल ले सुरक्षित रूप से, उसके आधार पर कितनी डेप्थ तय करनी है, इफेक्टिव डेप्थ फुटिंग की वो तय करते हैं बेंडिंग के एक्शन से। इसी तरह से अगर वन वे शेयर में फेल होनी है फुटिंग, वन वे शेयर मैं बताऊंगा आपको ये वन वे शेयर के लिए कहाँ सेक्शन लेंगे। तो वन वे शेयर के लिए जो फेलियर होता है उसके आधार पर कितनी डेप्थ होनी चाहिए वो भी निकालेंगे। फिर 2 वे शेयर या पंचिंग शेयर के बेस पर क्या उसकी डेप्थ होनी चाहिए वो भी निकालेंगे। और फिर इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगी वो हम राउंड अप करके फाइनली तय करेंगे कि इफेक्टिव डेप्थ फुटिंग की क्या होनी चाहिए। और एक बार जब इफेक्टिव डेप्थ निकल जाएगी तो उसकी ओवरऑल डेप्थ भी निकल जाएगी। तो ये फंडा है मेनली। अब
बेंडिंग के लिए अगर निकालनी है इफेक्टिव डेप्थ तो इसका क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वो कहाँ होता है, ये पता होना चाहिए। इसी तरह से वन वे शेयर में और इसी तरह से टू वे शेयर में। तो बेंडिंग में तो क्या होता है कि जो कॉलम का फेस होता है वही होता है। देखिएगा ये तो फुटिंग के लिए बनाया मैंने स्क्वायर, और ये इसके ये कॉलम के लिए, ये कॉलम के लिए ये कॉलम है और ये फुटिंग है। ये प्लान नहीं है, हम स्क्वायर फुटिंग कर रहे हैं। तो ये जो सेक्शन है क्रिटिकल, ये दिख रहा है, वो लाइन जो दिख रही है मैंने अभी वाली, इस पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा, एक्चुअली क्या होता है कि ये पूरा एरिया जो है ये सारा भार इस पे आना होता है। तो इस सेक्शन पर जो बेंडिंग मोमेंट आएगा वो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट माना जाएगा, ये डिजाइन बेंडिंग मोमेंट माना जाएगा, और उसी के आधार पर इस फुटिंग की डेप्थ निकालते हैं। अब शेयर वन वे और टू वे। वन वे शेयर जो होता है ना, जैसे मान लीजिए इफेक्टिव डेप्थ जो है फुटिंग की वो स्मॉल डी है, तो वन वे शेयर पे क्या होता है कि ये जो कॉलम का फेस है ना, यहाँ से फुटिंग की जो इफेक्टिव डेप्थ है उसके बराबर दूरी जाते हैं। जैसे यहाँ से ये मैंने सेक्शन लिया, ये वाला अगर मैं कहूँ आपसे ये x1 सेक्शन, ये कहूँ x2 सेक्शन, तो ये तो ऑन द फेस ऑफ ये है, और ये जो डिस्टेंस ये वाले ये इफेक्टिव डेप्थ के बराबर है। यानी कॉलम के फेस से फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ जो होती है उसके बराबर दूर चले जाओ, वो सेक्शन होगा वन वे शेयर का। इस सेक्शन के अबाउट शेयरिंग होती है और कॉलम ये जो फुटिंग है वो जो फ्लॉप होती है, फेल होती है। अब आता है टू वे शेयर। तो टू वे शेयर क्या है, कोई एक लाइन नहीं है, वो पूरा एक जो दबता है पूरा प्रेस करता है, पंच करता है इसको। यानी समझ लो एक तरह से ये जो कॉलम है ये इस जैसे पंचिंग मशीन में अपन हाथ से दबाव लगाते हैं ना, पन्ना कट जाता है, छेद हो जाता है पन्ने के अंदर, वैसे इस कॉलम के द्वारा इस फुटिंग को दबाया जाता है एक तरह से, मान लो आप। तो उसके लिए जो सेक्शन है क्रिटिकल, वो उसको कहेंगे क्रिटिकल पेरीफेरी, नॉट क्रिटिकल सेक्शन, इट इज़ क्रिटिकल पेरीफेरी। तो वो ये होती है पेरीफेरी, ये वाली जो मैं लाइनिंग कर रहा हूँ। और ये जो कॉलम का फेस है ना, इससे इसकी जो डिस्टेंस होती है ये d/2 होती है, d/2। यानी जो फुटिंग की इफेक्टिव डेप्थ है उसके आधे के बराबर। तो इधर भी d/2, उधर भी d/2, इधर भी d/2 और उधर भी d/2। तो d/2 मिलके d हो जाएगा। तो ये जो आप देख रहे हो ये वाला, ये d हो जाएगा। और इसी तरह से ये इधर आधा d, इधर आधा d, ये हो गया पूरा d। ये भी अभी हो जाएगा, सॉरी ये d नहीं, ये आपके d/2 d हो गया, और प्लस ये b भी तो है, ये तो b + d, और ये भी हो जाएगा b + d, ये भी हो जाएगा b + d। तो b + d by b + d, b + d इंटू b/d, ये बनेगा आपका एरिया, b + d इंटू b + d। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला, तो ये क्रिटिकल सेक्शन है, बल्कि क्रिटिकल पेरीफेरी है जिस पर ये कॉलम पूरा अंदर धसेगा यूँ क्यों, और उसके आधार पर तय की जाती है कि डेप्थ कितनी होगी। तो 3 सेक्शन लेते हैं अपन। एक तो फेस ऑफ द कॉलम x1 फॉर बेंडिंग, फिर कॉलम के फेस से इफेक्टिव डेप्थ के बराबर दूरी x2, और ये जो दिख रहा है ये क्रिटिकल पेरीफेरी है जिसका एरिया क्या इसमें क्या आ जाएगा, अगर मैं इसका एरिया निकालूँ तो b + d इंटू बी। हालांकि इसमें एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें इसकी पेरीफेरी आएगी, उसमें डेप्थ आएगी, क्योंकि ये शेयरिंग है ना ये। लेकिन बहरहाल मुझे बताना था कि जो क्रिटिकल पेरीफेरी बनती है उसका पेरीमीटर क्या होगा। तो b + d, b + d, b + d, b + d, यानी कि 4 इंटू b + d। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। अब हम सवाल करते हैं, देखिए कैसे। तो क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर जो होता है, वन वे शेयर, क्रिटिकल सेक्शन फॉर वन वे शेयर, वो
कॉलम के फेस से डी दूरी पर होता है, डिस्टेंस डी फ्रॉम कॉलम फेस, या स्तंभ की सतह से डी दूरी पर। डी क्या है? डी है फुटिंग जो है उसकी इफेक्टिव डेप्थ। अब ये क्वेश्चन 2016 में आया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, और वहाँ भी क्वेश्चन नंबर, उसमें क्वेश्चन नंबर 21 था, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 21। क्या क्वेश्चन है देखो आप। एक आरसीसी स्तंभ जो 850 किलो न्यूटन भार वहन करता है के लिए 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सुरक्षित धारण क्षमता वाली मृदा पर फुटिंग अभिकल्पित करने के लिए फुटिंग का आवश्यक क्षेत्रफल होगा। A footing is to be designed for an RCC column carrying a load of 850 kilonewton. The safe bearing capacity of soil is 190 kilonewton per meter square. The area required for the footing shall be. देखिए, फुटिंग का एरिया निकालते हैं ना, तो ऊपर से कितना लोड आ रहा है वो, और नीचे से आपको क्या होगा, ये सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल दे रखी है। सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, मृदा की सुरक्षित धारण क्षमता वो दे रखी है आपको। आप अगर जो लोड आ रहा है ऊपर से फ्रॉम कॉलम, उसके अंदर इसका भाग लगा देंगे सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का 190 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का, तो आपको मीटर स्क्वायर में एरिया मिल जाएगा। किसका? फुटिंग का एरिया। किसमें? मीटर स्क्वायर में। तो यू विल गेट एरिया ऑफ द स्क्वायर फुटिंग इन मीटर स्क्वायर। अब देखिएगा, जैसे देखिए लोड तो है किलो न्यूटन में, और परमिसिबल स्ट्रेस जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो किलो न्यूटन कट जाएगा और ये मीटर के ऊपर चला जाएगा, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि लोड कितना लें। देखिए, फुटिंग को डिजाइन करने के लिए हमें फुटिंग का खुद का सेल्फ वेट मानना पड़ता है। भाई खुद का फुटिंग का खुद का वजन कितना है वो भी लेना पड़ेगा ना, क्योंकि जो नीचे धरती है, सॉइल है, वो तो कॉलम के साथ में फुटिंग को भी सहन कर रही है। तो एक नियम है कि जितना कॉलम के ऊपर भार आ रहा है, जितना एक्सियल लोड कॉलम पर है, अक्षीय भार आ रहा है, उसका 10% हम फुटिंग का वेट मान लेते हैं। ऐसा नियम है, 10% ऑफ वेट ऑफ कॉलम, 10% ऑफ वेट फ्रॉम कॉलम। अब आपको दे रखा है 850 किलो न्यूटन का भार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस भार का 10% निकालेंगे। तो 850 का 10% होता है 850 प्लस 85, और उसके अंदर जो ये मृदा की सूक्ष्म धारण क्षमता है इसका भाग लगा देंगे। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ पे भाग लगा रहा हूँ। ये लिया मैंने कैलकुलेटर, और 850, तो पहले तो मैंने लिखा 850, इसको 10% बढ़ाया, क्योंकि ये जो फुटिंग है ना उसका वजन हम मानते हैं 10%। तो 850 को जब मैं जोड़ूंगा इसकी 10% में, तो एक तरह से मैं इंटू 1.1 कर दूं। एक तरह से मैंने ये एरिया जो है, ये जो फोर्स है, इसको मैंने 10% बढ़ा दिया है, इतना आ गया, 935 आ गया। वैसे भी देखो 850 में 85 जोड़ो 935 ही आएगा, और इसमें भाग लगा दें सेफ बीरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल का अपॉन 190। ये आपको एरिया मिल रहा है 4.921 मीटर स्क्वायर, 4.92 अप्रोक्सीमेटली आ गया, जो आपको यहाँ मिला हुआ है क्वेश्चन के अंदर। देखिएगा, ये रहा 4.92 मीटर स्क्वायर, ए में आ गया, तो ए इसका आंसर सही हो गया। तो ऐसा कभी क्वेश्चन आता है कि फुटिंग का एरिया निकालने के लिए, तो आप जो लोड आता है ना कॉलम से, उसको 10% बढ़ा दो, और उसके अंदर सेफ बीरिंग कैपेसिटी सॉइल का भाग लगा दो, आपको फुटिंग का एरिया मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिकल्पन की सीमांत अवस्था विधि में द्विदिश कर्तन द्वारा वर्गाकार फुटिंग की गहराई ज्ञात करने के लिए क्रांति काट पर अधिकतम अनुगीय कर्तन प्रतिबल का मान लेते हैं, जब कभी बाकी फुटिंग में कर्तन प्रबल प्रयुक्त नहीं है। भाई 2 वे शेयर के अंदर हम परमिसिबल shear stress क्या लेंगे, इस पे प्रश्न है ये। When shear reinforcement is not provided in the footing, the maximum permissible shear stress at the critical section for determining the depth of square footing by 2-way shear in limit state method of design is taken as। अब देखिएगा,
तो परमिसिबल शीयर स्ट्रेस जो होती है टू वे शीयर के अंदर, एक तो आप फॉर्मूला याद कर लो पहले, 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ये याद कर लो आप, 0.25 अंडर रूट एफ सी के। और ये कोड के अंदर पेज नंबर 59 पर लिखा हुआ है, पेज नंबर 59 पे कोड में है ये, और आर्टिकल है 31.6.3.1, 31.6.3.1 ये आर्टिकल है और ये पेज नंबर, इस पर आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को डिटेल में समझूंगा इसी वीडियो के अंदर कुछ अंतिम समय में कि ये 0.25 ये अपने ये 0.25 अंडर रूट एफ सी की फॉर्मूला कैसे बना। हालांकि शॉर्ट में दिखा दिया मैंने। एफ सी के कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो आपको अकॉर्डिंग टू जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट से M20 में 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M15 में 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से। और जो ये KS एक फैक्टर होता है जो हमेशा 1 ही होता है। एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है परमिसिबल स्ट्रेस निकालने का वो होता है KS इंटू टाउ सी, ये होता है KS इंटू टाउ सी। अब KS हमेशा 1 ही होता है। ये क्यों होता है मैं इस वीडियो में बताऊंगा कुछ मिनटों के बाद। और ये जो आपके टाउ सी है ये होता है 0.25 अंडर रूट एफ सी के, ये पेज 59 पे लिखा मिलेगा आपको। और जब 0.25 को 1 से गुणा करेंगे तो 0.25 ही आएगा। तो ये जो आपके प्रतिबल होता है अनुमत परमिसिबल स्ट्रेस वो 0.25 अंडर रूट एफ सी की होती है। ये आपका ऑप्शन सी में है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4, फुटिंग जो एक ही स्तंभ के लिए बनाई जाए कहलाती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अरे भाई आइसोलेटेड फुटिंग उसको कहते हैं अपन, ये देखिएगा आइसोलेटेड फुटिंग, इसको हिंदी में कहते हैं विलगित, यानी और फुटिंग से लगी हुई नहीं है। एक होती है फुटिंग कंबाइंड। एक्चुअली अगर एक से ज़्यादा कॉलम की एक ही फुटिंग हो, इफ़ देयर इज़ ओनली 1 फुटिंग फॉर मोर देन 1 कॉलम्स, उसे कहते हैं अपन संयुक्त फुटिंग यानी कि कंबाइंड फुटिंग। लेकिन अगर एक कॉलम के लिए एक फुटिंग हो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड फुटिंग। तो फुटिंग के लिए, फुटिंग जो एक ही स्तंभ के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं विलगित यानी कि आइसोलेटेड। इसका आंसर ये डी राइट है। अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा फुटिंग, एक से ज़्यादा कॉलम के लिए एक ही फुटिंग होती उसको हम क्या बोलते हैं, संयुक्त यानी कि कंबाइंड फुटिंग। पर आपके कोर्स में नहीं है, आपके कोर्स में आइसोलेटेड ही है। 5वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके 2000 स्पेशल में आया हुआ है। मैं लगाना भूल गया क्या ये कौन सा क्वेश्चन है, अभी लिख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 2016 में आया था ये 5वां क्वेश्चन। 2016 में इस क्वेश्चन में क्वेश्चन आया था ये 5वां, फुटिंग के दोनों ओर। देखते हैं ये चैप्टर है 6। हाँ ये क्वेश्चन था 25, ये क्वेश्चन नंबर 25 2016 स्पेशल लिखना भूल गया मैं। क्वेश्चन 25 2016 स्पेशल में आया हुआ है। अब क्वेश्चन क्या देखिएगा, फुटिंग में दोहरे कर्तन के लिए क्रांतिक खंड कहाँ होता है। ये एक्चुअली आपको मैंने ये वीडियो शुरू किया ना तो सारी बातें समझा दी थी। तो ये मैंने बता रखा था कि जो स्तंभ का जो फेस होता है, कॉलम का जो फेस होता है उससे d/2 दूरी पर, तो स्तंभ की सतह से d/2 दूरी पर एक्चुअली ये सेक्शन ही होता है, पेरिफेरी होती है। d/2 चारों ओर तो एक स्क्वायर बन जाता है जिसकी साइड क्या होती है b+d, क्योंकि d/2 मिलकर d हो गया और कॉलम की जो साइड है वो तो b होती है, तो b+d/2 यानी कि b+d। ये क्वेश्चन भी आपके आया हुआ है। तो इस तरह से मैंने आपको जो 5 क्वेश्चन एग्जाम आए वो सारे के सारे आपको मैंने करवा दिए। नहीं अभी, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ यही क्वेश्चन आए थे और कोई क्वेश्चन इसके अंदर नहीं आया अब तक। और अब जो क्वेश्चन आने की संभावना है वो ये मैंने 4 क्वेश्चन और लिख दिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है नहीं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, क्रिटिकल सेक्शन फॉर बेंडिंग मोमेंट।
बंकन गुण के लिए क्रांति खंड, यानी वो सेक्शन जहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम माना जाता है और जिसके आधार पर डेप्थ तय करते हैं उसको कहते हैं क्रांति खंड। ये फेस ऑफ कॉलम होता है। ये आपको मैं जब मैंने शुरुआत की थी तो ये घर पढ़ने पे इस बात को समझा दिया था कि फेस ऑफ कॉलम पर ही होता है ये। दूसरा, परमिसिबल शीयर स्ट्रेस, मैं पहले आपको समझा चुका था कि ये 0.25 अंडर रूट FCK होती है, मैं आपको कह चुका था। अब ये कैसे आया मैं इसको समझाना चाहता हूँ। देखिए, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो है KS τc, परमिसिबल शीयर स्ट्रेस जो होती है फुटिंग के लिए। KS एक कोएफिशिएंट है और जिसकी वैल्यू हम हमेशा एक ही लेते हैं, ध्यान रखना, KS की वैल्यू हमेशा एक ली जाती है। तो KS τc, अब चूंकि KS की वैल्यू एक ली जाती है तो एक गुणा करें तो वापस हो जाएगा। तो ये और τc जो होता है वो 0.25 अंडर रूट FCK होता है। τc जो होता है वो 0.25 अंडर रूट FCK होता है, क्योंकि KS 1 होता है। अब KS 1 क्यों होता है ये मैंने यहाँ समझाया है। देखिए, जो KS होता है एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू होती है 0.5 प्लस बीटा C, 0.5 प्लस बीटा C। बीटा C ये कांस्टेंट, ध्यान रखना, ये ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं इसमें कि बीटा C की वैल्यू कितनी हो सकती है इस प्रकार से स्क्वायर कॉलम के लिए। तो बीटा C की वैल्यू स्क्वायर कॉलम के लिए हमेशा एक होती है, ध्यान रखना। देखो लिखा ना फॉर स्क्वायर कॉलम, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपको इस बार। अब बीटा C क्या होता है? स्मॉल b अपॉन कैपिटल D। व्हाट इज स्मॉल b? लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एंड व्हाट इज कैपिटल D इन दिस केस? लार्जर लेटरल डायमेंशन। ये नया वर्ड है आपके लिए, अभी मैंने बताया नहीं, पहली बार ही बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एक स्क्वायर फुटिंग है, स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायर में तो क्या होगा कि आपके ये चारों बराबर होती है ना, तो यही लीस्ट है, यही लार्ज है, तो ये लीस्ट और लार्ज दोनों b ही होंगे और उस केस में ये b/b1 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए ये कोई रेक्टेंगल हुआ ऐसा, और उस केस में क्या होता है कि ये ऊपर तो b है यानी कि लीस्ट है और नीचे कैपिटल D यानी कि लार्ज है। तो उस केस में क्या होगा कि इस छोटी दूरी में इस बड़ी दूरी का भाग लगेगा। तो उस केस में जो बीटा C है वो 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये चीज़ होती है, आपको बीटा C निकालना पड़ता है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन अपॉन लार्जेस्ट लेटरल डायमेंशन, LD का मतलब लेटरल डायमेंशन। तो लेकिन ये जो स्क्वायर कॉलम है उसके लिए बीटा C की वैल्यू 1 होती है हमेशा। क्यों होती है? ये दोनों बराबर होते हैं। अब बीटा C को 1 लेंगे तो ये 0.5 प्लस 1 हो गया। इसकी KS की वैल्यू कितनी हो गई? 0.5 प्लस ये वैल्यू 1 हो गई, तो हो गई 1.5। लेकिन इसके लिए रूल है, ये जो KS है ना, ये कभी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखना कि कॉलम फुटिंग में जो KS है उसकी वैल्यू कितनी होती है अधिकतम, तो लिखना कि अधिकतम 1, यानी 1 से ज़्यादा कभी हो नहीं सकती। और उस केस में हम जो है KS को भी 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा ना KS बराबर 1, तो यहाँ पे KS की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 0.25 अंडर रूट FCK आ जाएगा। तो आप तो ये याद रखो कि शीयर स्ट्रेस के लिए जो होती है परमिसिबल शीयर स्ट्रेस वो 0.25 अंडर रूट FCK होती है। अब देखिए, आपको कई बार कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव डेप्थ ऑफ फुटिंग कैसे निकाली जाएगी, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर से कर रहा हूँ। किसी फुटिंग की इफ़ेक्टिव डेप्थ 3 क्राइटेरिया से निकालते हैं और जो सबसे बड़ी है वही लेते हैं। पहला, ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट एट द फेस ऑफ कॉलम। दूसरा, ड्यू टू वन वे शेयर, कॉलम के फेस से इफेक्टिव डेप्थ के बराबर दूरी पर। और एक होता है ड्यू टू टू वे शेयर, इसमें हम बनाते हैं एक पेरीफेरी जो जिसकी एक भुजा कितनी होती है, स्मॉल b प्लस d, और इसके बारे में पूरी चर्चा मैं आपसे कर चुका था लास्ट आर्टिकल इस वीडियो का। परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस, अनुमत धारण प्रतिबल। देखिएगा, ये जो कॉलम के लिए हमने बेस बनाया है यानी फुटिंग बनाई है, अगर सरफेस जो बियरिंग है, जो बियर सरफेस कर रही है आपस में एक दूसरे को मिल रही है, वो सतह बहुत अच्छी हुई
तब तो स्ट्रेस कम होगी और रब हुई तो ज़्यादा होगी। तो परमिसिबल स्ट्रेस जो होती है बीरिंग के अंदर, अनुमत धारण प्रतिबल, उसका फॉर्मूला ये याद रखो, ये पेज 65 पे दे रखा है कोड के अंदर, पेज 65 पे 0.45 FC के √A1/A2। अब √A1/A2 की जो वैल्यू है, यानी कि A1 में A2 को भाग लगाएंगे और रूट लाएंगे, वो वैल्यू कभी भी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इस बात को आप ध्यान रखना। इसमें भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन कॉलम फुटिंग √A1/A2 हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लिखेंगे कि ये जो इसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब A1 क्या है? A1 है सपोर्टिंग एरिया फॉर बेयरिंग ऑफ फुटिंग। फुटिंग के लिए जो एरिया सपोर्टिंग है वो कितना है, और ये एक्चुअली निकलता है स्मॉल v + 4d का होल स्क्वायर। और A2 जो है ये लोडेड एरिया एट बेस, कॉलम का बेस है ना, उस पर कितना एरिया है, तो ये रूट में A2 है। और अगर मैं A2 को लिख दूँ b² तो ये b आ जाएगा बाहर। तो अगर आपको ये b और d पता हो तो आप आराम से A1 A2 निकाल सकते हो, और A1 A2 निकल जाएगा, उसका रेशियो निकल जाएगा। और रेशियो जो निकलता है, अगर मान लीजिए 2 से कम आता है तब तो वही लाएंगे, और 2 से ज़्यादा आता है फिर 2 लाएंगे, क्योंकि 2 से ज़्यादा ये हो नहीं सकता। तो इस तरह से मैंने आपको ये सारा समझाया कि ये 0.25 FC के इंटू √A1/A2 कैसे आया, परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस, सारी मैंने आपको समझाई है। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।